टेस्ट वगैरह कोने टेस्ट कोने क्या हालत है? बोलो कौन सा पार्ट पढ़ाओ? डी या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? डी। हाँ डी एवं अब्लोक तत्व है। सबसे पहले डी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं? क्या होंगे? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक की 3 श्रेणियां हैं। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करता है तो उसे 3D श्रेणी, 4D में प्रवेश करता है तो 4D श्रेणी, और 5D में प्रवेश करता है तो 5D श्रेणी। थ्री डी श्रेणी की कौन सी तत्व हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये 3D सीरीज, यानी इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करता है। ये इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम और कैडमियम। और 5D में लैंथेनम, हेफनम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड यानी ओरम और मरकरी, पारा। ये हमारे कौन से तत्व हैं? डी ब्लॉक के तत्व हैं। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। सबसे पहले इस 3D सीरीज का हमें क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D सीरीज का। 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं तो उसको सोल्ट करने के लिए क्या करते हैं? अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं। परमाणु क्रमांक की बात की जाती है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 21, 22, 23, इस प्रकार से 26, 27, 28, 29 और 30। तो हम देखेंगे कि 21 से पहले वाला अक्रिय गैस कौन सा है, और वो है आर्गन। कौन सा है? आर्गन। तो हमें किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आना चाहिए? आर्गन का। आर्गन का होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। क्योंकि आर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। हमें मालूम है कि s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। p में कितने आते हैं? 6। d में कितने आते हैं? 10। और f में कितने आते हैं? 14। 12 नहीं 14। ये इलेक्ट्रॉन्स आते हैं।
तो देखिए सबसे पहला ये क्रम आपको बताया हुआ है, ऐसा क्रम क्यों आता है। 1s में कितने हो गए 2, फिर आता है 2s, उसमें भी कितने हो गए 2, फिर 2p 6, वो क्रम बताया ना। 1s लिखेंगे, ऐसे याद नहीं रहता है तो 2, इस प्रकार से कितने हो गए 18 हो गए ना 18, 2 2 4 6 4 10 2 12 8 6 18। अब हमारे पास हैं कितने 21। स्कैंडियम का हम लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे ऐसे, स्कैंडियम बराबर सबसे पहले क्या लिखेंगे आर्गन, और आर्गन को किसमें डाल देंगे बड़े ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में डालते हैं, इसका मतलब आपने आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो होता है 4s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, और 4s के बाद में क्या आता है 3d, और क्या हो जाएगा 1। ठीक है, स्कैंडियम के बाद में हम बात करते हैं टाइटेनियम की, तो क्या लिखेंगे आर्गन 4s2 3d2। हाँ, यहां पर एक बात ध्यान रखना है, कोई जरूरी नहीं कि 4s को यहां पहले लिखे बाद में भी लिख सकता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है आर्गन 3d1 4s2। ठीक है, दोनों सही है, मतलब डी और एस में इलेक्ट्रॉन सही होने चाहिए, बाकी इसको डी और एस को आगे पीछे लिख सकते हैं। हाँ, तो इसका नाम टाइटेनियम का ये हो गया। वेनेडियम, वेनेडियम का क्या होगा आर्गन 4s2 3d3। वेनेडियम के बाद में कौन आ रहा है क्रोमियम, क्रोमियम का क्या होगा भाई आर्गन 4s2, तो 4, यदि आप कह रहे हो 4s2 तो 3d क्या होगा 4 होगा, ये तो सही नहीं है, ये सही क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है यदि ऐसी परिस्थितियां हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से कोई अर्धपूरित या पूर्ण पूरित द्विकक्षक बन रहा है तो वही ज्यादा स्थायी होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन 4s का किसमें चला गया 3d में, इसलिए 3d4 की जगह क्या हो गया 3d5, और 4s क्या हो गया 1। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये तो क्या है गलत है, सही क्या होगा आर्गन 4s1 3d5, कारण अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व है। अब हम बात आगे बढ़ते हैं, क्रोमियम के बाद में कौन आएगा, क्रोमियम के बाद में मैंगनीज, मैंगनीज, मैंगनीज कितने नंबर पे आता है 25 पर, परमाणु क्रमांक कितना होता है 25, तो क्या लिखेंगे आर्गन 4s2 3d5। फिर मैंगनीज के बाद में आयरन कितने नंबर पे 26 पे, क्या लिखोगे आर्गन 4s2 3d6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा तो भी आप आगे बढ़ पाएंगे इसमें। फिर आयरन के बाद में क्या आएगा कोबाल्ट 27 नंबर, और क्या लिखेंगे आर्गन 4s2 3d7। फिर कोबाल्ट के बाद में निकल कितने नंबर पे 28, तो क्या लिखेंगे आर्गन 4s2 3d8। फिर निकल के बाद में कॉपर तांबा 29 बराबर क्या लिखेंगे आर्गन। अब देखिए यहां पर फिर से मतलब होना तो क्या चाहिए था 4s2 3d9, ये होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं अधिकतम 10 भर सकता है, तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया डी में, तो क्या लिखेंगे आर्गन 4s1 3d10। और जो ज्यादातर परीक्षा में आपके जेट में पूछते हैं, इसमें भी पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछते हैं क्रोमियम एंड कॉपर। क्यों, क्योंकि ये क्या है इनमें चेंज है,
जो क्रमबद्धता है उसमें क्या हो गया, परिवर्तन। क्यों? क्योंकि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। फिर क्या है, जिंक। जिंक कितने पे आएगा, 30 पर। तो क्या लिखें, आर्गन 4s2 3d10। ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कौन सी श्रेणी का, 3D श्रेणी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा तो आपको किसका पूछेगा, 3D श्रेणी का। ठीक है। इसके बाद में आते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु, तत्व भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, धातु। संक्रमण धातु अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल ये है संक्रमण धातुएं। क्या है कि वे डी ब्लॉक के कौन से होने चाहिए, डी ब्लॉक, और कोई तत्व नहीं होना चाहिए। वे डी ब्लॉक के तत्व है जिनका डी उपकोष, जिनका डी उपकोष आंशिक भरा होता है। क्या होता है, आंशिक भरा होता है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब हो सकता है वो तात्विक अवस्था में हो या वो आयनिक अवस्था में, उनका डी उपकोष पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे बात करते हैं जिंक, बाकी देखो स्कैंडियम से लेके कॉपर तक, ठीक है, इट्रियम से लेके कहां तक, चांदी तक, ठीक है, लेंथेनम से लेके कहां तक, गोल्ड तक, एयू तक। ठीक है। अब देखो ये कौन सा है, वर्ग तीसरा, और ये कौन सा है, 11वां, 12वां हो रह गया एक। 12 में यहां क्या आएगा, जिंक, यहां क्या आएगा, कैडमियम, और यहां मरकरी। ठीक है। ये जो तत्व हैं ये यानी वर्ग संख्या 3 से लेके 12 तक नहीं, 11 तक, वर्ग संख्या 3 से लेके 11 तक के जो भी डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के जो भी तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्योंकि या तो तात्विक अवस्था में या इनकी आयनिक अवस्था में इनका डी उपकोष कहीं न कहीं क्या होता है, आंशिक भरा होता है। हम जैसे बात करते हैं कि अभी जैसे हमने कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, ये लिखा ना कॉपर का, यही तो है कॉपर का, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये लिखा, आर्गन 4s1 3d10, तो डी तो भरा हुआ है, तो संक्रमण में नहीं आना चाहिए। संक्रमण से क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। लेकिन इसकी जो दो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, कौन सी, कॉपर प्लस और कॉपर 2+। अब इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं कि जितनी भी प्लस ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, कम, और यदि कोई भी तत्व की माइनस ऑक्सीकरण अवस्था है तो उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो यहां देखिए कॉपर प्लस है तो इसका मतलब कितने, कॉपर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 29, एक प्लस लग गया इसके पास, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आउट हो गया, तो कितने बचे, 28। 28 का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे। सबसे पहले कोई भी जो परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले बाह्यतम कोष के बाहर निकलते हैं। किसके निकलते हैं, बाह्यतम। जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, क्यों भाई, जैसे ये नाभिक है, ये पहला है, नहीं क्या करा, पहली बार से, अच्छा हाँ, जैसे अब ठीक है ये, हाँ अब ठीक है, ये नाभिक है, ये नाभिक है, ये इसका पहला कोष हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। इसी प्रकार से इसको कर देते हैं तीसरा, तीसरा हो गया, कोई बात नहीं, 3 मान लो आपने।
छोड़ दे यहाँ पर थोड़ा सा, ये नाभिक है, ठीक है। ये इसका पहला है, यानी 1। ये जो संख्या आती है ना इनके साथ, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है या 2 आ रहा है, वो क्या है? कोस की संख्या है, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। किसके द्वारा? n के द्वारा। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो यदि इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है तो पहले किससे निकालेंगे? 4 से। ऐसे नहीं बाहर अंदर से इलेक्ट्रॉन ले आए, बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा, जुड़ेगा, वो भी कहां? बाह्यतम में। ऐसे नहीं अंदर ले जाके जोड़ दिया हमने, ऐसा नहीं होगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलेगा? बाह्यतम कौन सा है यहाँ पर? 4s। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा एक। तो क्या लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कोप्रोप्लस का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या लिखेंगे? आर्गन। 4s क्या हो गया? 0। और 3d क्या हो गया? 10। अब भी 3d क्या है? भरा हुआ है। कॉपर 2+ और होती है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 होती है, तो 2+ का एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन कहां निकलेगा? 3d में से। कहां से निकलेगा? 3d में से। तो क्या लिखेंगे हम? आर्गन 4s0 3d9। अब देखो इसकी ऑक्सीकरण एक अवस्था ऐसी आ गई है जिसमें इसका डी उपकोष क्या है? आंशिक भरा हुआ है, इसलिए ये क्या है? कॉपर संक्रमण तत्व है। अब बात करते हैं जिंक की। जिंक, ये जिंक कि भाई जिंक में भी ऐसा होता होगा। जिंक का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? 4s2 3d10। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? इसकी एक ही ऑक्सीकरण अवस्था होती है Zn2+। कौन सी होती है? Zn2+। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2। 2 कहां से निकलेंगे? 4s से। तो फिर क्या बचा? देखो Zn2+ का आर्गन 4s तो क्या हो गया? 0। और 3d क्या हो गया? 10। अभी 3d क्या है? भरा हुआ है। इसका मतलब ये संक्रमण तत्व नहीं है, बाकी सभी क्या है? संक्रमण तत्व। तो परीक्षा में क्या पूछते हैं? निम्न में से कौन सा संक्रमण तत्व है, या निम्न में से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है? तो ये संक्रमण तत्व नहीं है। ये क्या है? संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक है। बाकी क्या है? संक्रमण तत्व है। हाँ, इनमें और भी इंपॉर्टेंट बातें आपके संक्रमण तत्वों की, कि जो स्कैंडियम से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, थ्री सीरीज है। 3D श्रेणी। इनकी विशेषताएं, संक्रमण तत्वों की या डी ब्लॉक के तत्वों की क्या विशेषताएं? सबसे बड़ी विशेषता इनकी ये होती है कि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। कौन से दर्शाते हैं? परिवर्तनशील का मतलब एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। उनमें एक ऐसा तत्व है, इनके ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात की जाए, ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था में इनकी विशेषता क्या है? ये क्या दर्शाते हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। अब इसका कारण क्या है? इनमें क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित का मतलब समझ रहे हो ना? बिना जोड़े वाले डी इलेक्ट्रॉन। जैसे बात करते हैं स्कैंडियम की, बात करते हैं स्कैंडियम। हालांकि स्कैंडियम एक ऐसा तत्व है जो केवल एक ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। पूरे संक्रमण तत्वों में ये पूछा भी जाता है, मैंने वहां पर भी आपको बताया था जब पढ़ाया था। तो स्कैंडियम एक ऐसा संक्रमण धातु है
जो 3D श्रेणी में केवल एक ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, और वो कौन सी है? +3, स्कैंडियम +3। देखिए स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास अभी लिखा हमने, आर्गन 4s2 3d1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और स्कैंडियम 3+ का क्या बन जाएगा? आर्गन। या तो ऐसा लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो, 4s0 3d0। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जैसे हमने लिखा, मान लीजिए मैंगनीज, तो मैंगनीज का क्या होगा भाई? 25 नंबर पे आएगा, तो क्या लिखेंगे? आर्गन 4s2 3d5। ठीक है। अब 3d डी जो कक्षक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। कोई बताएगा डी कक्षक 5 प्रकार के कौन से होते हैं? डी कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? डी अक्ष वाई, डी वाई जेड, डी जेड अक्ष, और डी अक्ष स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। ये कितने प्रकार के होते हैं? 5। तो ये 5 लिख दिया हमने। ठीक है। और एक शब्द होता है समभ्रंश कक्षक। समभ्रंश कक्षक क्या होते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स। बताया मैंने आपको क्या होते हैं? हाँ, वे कक्षक जिनकी ऊर्जा क्या होती है? समान होती है, उन्हें क्या कहते हैं? समभ्रंश कक्षक कहते हैं। चल रही है क्या? बंद करे यार, 1 मिनट, इंपॉर्टेंट बात करनी है। अरे तो मेरे अभी याद आया, चाबी भूल गया। हाँ, ये जिनकी ऊर्जा समान होती है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3 लगे हैं ना सबके, ये 3 3 3 3, यानी इसका मतलब ये तीसरे कोष के सारे, और उनकी ऊर्जा क्या होगी? समान। तो ये सब क्या है? समभ्रंश। तो ये हमने जो 5 कक्षक है वो इस प्रकार से लिखे हैं। इसको हमने मान लीजिए एक्स वाई कह दिया, इसको वाई जेड कह दिया, इसको जेड एक्स कह दिया, इसको अक्ष स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कह दिया, और इसको क्या कह दिया? जेड स्क्वायर कह दिया। ठीक है। तो ये क्या है? सब समान ऊर्जा की। ऊर्जा जब चेंज हो जाती है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डी कक्षकों का क्या हो जाता है? विपाटन। विपाटन का मतलब ऊर्जा अलग अलग होगी। और आपको ऐसे बताया था ना, इस प्रकार से बंट जाते हैं, 3 नीचे आ गए, 2 ऊपर चले गए। इनको क्या कहा हमने? T2G। इनको क्या कहा? EG। वो इनको बोलते हैं डी कक्षकों का क्या हो गया? विपाटन। यानी ऊर्जा क्या हो गई? उनकी अलग अलग हो गई। वो बात की बात है। अपने को यहाँ पर देखना है कि ये समभ्रंश कक्षक हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? जो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए ऑपोवो नियम काम में लेते हैं, और ऑपोवो नियम का भी यहाँ पर हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम क्या कहता है कि जो समभ्रंश कक्षक है उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। सब में जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, वो सब क्या भरे जाएंगे? पहले एक एक भरे जाएंगे, और उसके बाद में क्या होगी? पेयरिंग होगी। और पेयरिंग के लिए पाउली ने क्या कहा? पेयरिंग में क्या होगा कि इनकी जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। एक की +1/2 है तो दूसरे की -1/2। जैसे हम बात करते हैं 3d5 की, तो 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो हुंड का नियम लगाएंगे तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। ये कह रहा है हुंड का नियम, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरना है। ठीक है। फिर मान लीजिए मैग्नीज के बाद में क्या आता है? आयरन आता है, और उसका क्या आता है? 3d6। तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? हम इस प्रकार से भरेंगे ना। ये 5 कक्षक हो गए, पहले तो 5 भरेंगे क्योंकि ये 5 डीजनरेट हैं, ऐसे ये 5 हो गए। अब छठा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे। जरूरी नहीं है, हाँ एक बात और बताता हूं कि जरूरी नहीं यहीं आए, ये कहीं से कहीं भी आ सकता है। यहीं भी लिख सकते हो इसको, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। एक परंपरा बनी हुई है कि हम यहीं लिख देते हैं, बाकी सब कहीं भी आ सकता है ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये हो गए आपके 6। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो, ये तो युग्म बन गया। आयरन के बाद में क्या आएगा? कोबाल्ट। कोबाल्ट में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा यहाँ पे।
फिर और आ जाएगा और इस प्रकार से पूरा भर जाएगा ट्रेन में। तो अब बात करते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड क्या होते हैं, यानी अयुग्मित और युग्मित। अयुग्मित को अंग्रेजी में बोलते हैं अनपेयर्ड और युग्मित को बोलते हैं पेयर्ड। तो देखिए अनपेयर्ड इसमें कितने हैं, पेयर्ड का मतलब जोड़ा नहीं है, केवल अकेला है। तो अकेले देखो 1 2 3 4 5, तो इनको हम n के द्वारा दर्शाते हैं, कितना है 5 है। यहां देखिए पेयर्ड, ये एक पेयर्ड है, ये जोड़ा है ना एक, तो इसके अलावा अनपेयर्ड 1 2 3 4, समझ गए ना अनपेयर्ड। तो इन जो संक्रमण तत्व हैं इनके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। और परीक्षा में ऑक्सीकरण अवस्था से क्वेश्चन आता है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं यदि हम इनकी लिखना चाहते हैं तो देखिए फिर से लिखेंगे हम इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। सबसे अधिकतम इनमें पूछता क्या है, सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा दर्शाता है, सबसे कम कौन सा दर्शाता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम केवल +3 दर्शाता है, केवल +3, और टाइटेनियम +2, +3, +4। वेनेडियम इस प्रकार से लगातार बढ़ती जाएंगी, +2, +3, +4, +5, ये +2, +3, +4, +5 और +6, +2, 3, +4, +5 और +6 और +7। आगे देखिए +2, +3, +4 और भी 5 और 6 भी दर्शाते हैं, वो क्या है, अनस्टेबल है। हम इनकी बात कर रहे हैं, जो लिखने तो अपन ये लिख सकते हैं +5, ठीक है। कोबाल्ट +2, +3, +4, +2, +3, +1, +2, +2। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां तक तो आप लगातार बढ़ते जा रहे हो, ऐसे बढ़ गए ना यहां तक, फिर वापस क्या हो गए, कम हो गए, ऐसा क्यों हुआ। मैंगनीज ने अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसी के पास ज्यादा है, 5 डी में, एच के तो निकलने ही है, 2 तो एच के निकल जाएंगे और 5 किसके निकल जाएंगे, डी के, तो कितने हो गए टोटल 7, ठीक है। अब देखिए आप कि हाँ बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ आरपीएससी के द्वारा ये कि निम्न में से कौन सा तत्व केवल सिंगल यानी एक ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इनमें ये जिंक को छोड़ के कोई भी दे सकता है साथ में, तो कौन क्या आएगा, केवल स्कैंडियम। और कितनी ये भी पूछता है, स्कैंडियम की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2, +3, +4, +5, +1, तो कितनी हुई +3, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन, इन संक्रमण धातुओं में सबसे अधिकतम यानी ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है और कितनी, +7। और ये भी पूछता है कि सबसे अधिकतम प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है, तो भी मैंगनीज ही आएगा, तो भी कौन आएगा, मैंगनीज, ठीक है। फिर बात आती है इस कॉपर की। +1 ऑक्सीकरण, निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो कौन दर्शाएगा, कॉपर, ठीक है। फिर बात आती है इनकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं। स्थायी, इसकी तो +2 है, इसकी तो +3 है ही, इसकी +4 है। सबसे ज्यादा स्थायी की बात करते हैं इसकी वेनेडियम की +5, क्रोमियम की +3, ठीक है, +6, +2, मैंगनीज की +2 भी, +3 भी और +7 भी, Cr2O3, CrO2 +4 भी, और Fe की ये 2, कोबाल्ट की ये 2,
निकल की ये +2 + 3 और इसकी ये सब है ही, ये सब क्या है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। इनमें ये क्या है, संक्रमण धातु नहीं है, जिसकी केवल क्या है, +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, 3D सीरीज में संक्रमण धातु नहीं है, और देखो ऑप्शन आपको ये मिल गए। देखो 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 क्वेश्चन क्या आएगा, उसमें आप डाउटफुल हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या लिखा, 3D श्रेणी में संक्रमण धातु नहीं है, ऐसे लिख दिया। और 4 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे आपको, जिंक, दूसरा कोबाल्ट, तीसरा कैडमियम, चौथा मरकरी। यदि आप प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आप 100% ये करके आएंगे। नहीं है, कौन है, ये तो 3D के नहीं है ना, कैडमियम और मरकरी है, कौन, जिंक। और आपने पढ़ लिया, मान लीजिए क्या कि आपने ये ऑप्शन देखे, तो ये भी वो भी, ये भी नहीं है संक्रमण, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो 3 हो गया। समझ रहे हो ना, डाउटफुल करने के लिए संक्रमण धातु 3D का कौन सा नहीं है, 4D का कौन सा नहीं है, 5D का कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, जिंक। ठीक है, ये नहीं आएगा। हाँ, ये तो हो गई इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बाद में बात करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम पहले कर रहा हूं मैं यहाँ पर, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का प्रतीक क्या होता है, म्यू। ठीक है, और ये म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर √n × n+2। ये म्यू का फॉर्मूला है। n जहां पर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन क्या आएगा कि कोई तत्व जेड है, अक्स है, वाई है, और उसका परमाणु क्रमांक इतना है। ठीक है, उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो अपने को परमाणु क्रमांक मिल गया ना, तो उसके बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी हो चाहे कुछ भी दो, परमाणु क्रमांक यदि मिल जाएगा तो। हाँ, अब चुंबकीय आघूर्ण पूछेगा तो किसका पूछेगा, आयन का। किसका पूछेगा, आयन का। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि Mn2+ आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, Mn2+। तो सबसे पहले चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहां से प्राप्त करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। सबसे पहले मैंगनीज का लिखेंगे। किसका लिखेंगे, मैंगनीज का। तो मैंगनीज का क्या लिखेंगे, आर्गन 4s2 3d5। अब किसका लिखेंगे, Mn2+ का। क्या लिखो बताओ, Mn2+ का, आर्गन 4s0 या 2, 4s0 3d5। ठीक है, अब 3d5 है, d को आप इस प्रकार से लिखोगे। d कितने होते हैं भाई, 5 होते हैं। तो ऐसे 5 डिब्बे बनाओगे, सब बराबर ऊर्जा के। ऐसे ये बना दिए हमने 5 डिब्बे। कौन बनाएगी, बन जैसे। अच्छा, तू चल भाई चल। हाँ, ये हो गए 5। ठीक है, अब इनमें क्या भरेंगे, सबसे पहले एक एक है, कितने इसके पास, 5 भर गए। एक अयुग्मित कितने हुए इसके पास, 5 हुए। अब हम फॉर्मूले में रखेंगे, म्यू बराबर √5 × 5+2 बराबर, सबसे पहले बोरमास का जो फॉर्मूला है, कोष्टक को हल करेंगे। 5 और 2 कितने हो गए, 7। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो कितना आएगा, √35। ठीक है,
और √35 की वैल्यू होती है 5.96 के करीब होती है, और इसकी इकाई होगी बोर मैग्नेटॉन। क्या होगी? बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, इस प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात किया जाता है। निकाल लोगे क्या आप? जैसे आपको कहा गया कि अक्ष 2+ का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है? अक्ष 2+ का, जिसका z बराबर 29 है। z बराबर 29 है, तो करो देखें। अक्ष 2+ का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो, जिसका z कितना है? 29। बताओ कितना है? 3 ही √3। हाँ, कितना? 1.7। देखिए z बराबर 29 है, इसका मतलब 29 जो कॉपर है, 29 है वो कॉपर है। कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? आर्गन 4s2 3d 4s1 3d 10 4s 1 3d 10। ठीक है, अब देखिए हमें किसका निकलना है? 2+ लगा हुआ है, तो किसका लगाएंगे? कॉपर 2+। कॉपर 2+ क्या लिखेंगे? आर्गन 4s का एक इलेक्ट्रॉन और d का एक इलेक्ट्रॉन, तो 4s तो क्या हो गया? 0, और 3d क्या हो गया? 9, और 3d 9 के इलेक्ट्रॉन बनेंगे हमें से। ये जो समरेंस 5 कक्षक हैं, पहले क्या भरेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 5 भर गए। अब कितने बच गए? 4। ये 4 और भर देते हैं, ये लो भर गए। अब ये तो 4 तो जोड़े बन गए, एक अकेला रह गया, तो एक इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। तो हम क्या करेंगे अब? ज्ञात म्यू, अक्ष 2+ का म्यू कैसे ज्ञात करेंगे? n बराबर कितना है? x + 2 लगा 1, तो हमारा म्यू बराबर √1 × 1 + 2, तो कितना आ गया? 1 और 2 कितना हो गया? 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, तो √3, और √3 का मान होता है 1.73 बोर मैग्नेटॉन। कर लोगे चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात? ठीक है, अगली विशेषता, इनका रंग, संक्रमण धातु आयनों का रंग। हमने पढ़ा है संक्रमण धातु आयन रंगीन होते हैं, इनका जलीय विलयन या इनके यौगिक क्या होते हैं? रंगीन। दो शब्द है, रंगीन, कलर्ड और कलरलेस। रंगीन होते हैं, क्यों? आपने लिखा कि इनमें क्या पाया जाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इनमें डी संक्रमण होता है। क्या होता है? डी संक्रमण। डी का एक इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों के विपाटन से एक निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में चला जाता है, जिसे क्या कहते हैं? डी संक्रमण। हाँ, रंग, संक्रमण धातु आयनों का, संक्रमण धातु आयनों के यौगिकों का रंग। अब किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि ये स्कैंडियम 3+ रंगीन है या रंगहीन, तो हम कैसे मालूम चले आपको कि कौन सा रंगीन है और कौन सा रंगहीन है? तो आपको क्या बताना है? सीधी सी बात है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? रंगीन, और जिसमें नहीं है वो रंगहीन।
तो अब इसमें देखेंगे हम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर्गन 4s0 और 3d0। तो ये क्या होगा, रंगहीन। समझे। अब देखिए क्वेश्चन क्या आ गया, जैसे एक क्वेश्चन लिखा मैंने, निम्न संक्रमण धातु आयनों में, संक्रमण धातु आयनों के यौगिकों में कौन सा रंगहीन है, कौन सा रंगहीन है, रंगहीन कौन सा है। जैसे 4 दे दिए, एक दे दिया कॉपर 2+, एक दे दिया कॉपर प्लस, एक दे दिया Fe2+, और एक दे दिया Fe3+, ऐसे ऐसे दे दिया। बताओ कौन सा रंगहीन होगा, कॉपर प्लस। क्यों, कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 3d10 और 4s0। इसमें एकमित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, रंगहीन। बाकी में सब में एकमित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या होंगे, रंगहीन। कारण क्या लिखोगे, एकमित इलेक्ट्रॉन, dd संक्रमण। ठीक है, ये हो गया रंग। अब इनकी त्रिज्या की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, परमाणुीय त्रिज्या, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। परमाणु आकार, नाभिक से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या। ठीक है, तो जिसे अभी बताया मैंने, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, और यहां पर जिसे हम 2-3 तत्व लिखते हैं उनमें तो कंपैरेटिव स्टडी पूछते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, और यहां पर इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, और यहां पे लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, ये है। और बाकी यहां लास्ट में क्या आ जाएगा, यहां पर कैडमियम, और यहां लास्ट में क्या आ जाएगा, मरकरी। देखिए हमने पढ़ा है किसी वर्ग में, ये एक वर्ग है ना, एक वर्ग, कौन सा वर्ग, तीसरा। ठीक है, ये कौन सा है, चौथा, और ये कौन सा है, पांचवा। ठीक है, और ये लास्ट वाला कौन सा है, 12वां। ये क्या है, वर्ग। और वर्ग में क्या होता है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणुीय त्रिज्या बढ़ती है। क्या होती है, इन 3 की बात की जाए तो किसकी ज्यादा होगी, लेंथेनम। ठीक है, क्यों बढ़ती है, कोष की संख्या बढ़ती है। कोष हम लोग जानते हैं ना, जैसे पहला वर्ग लिखा हमने, पहला वर्ग की बात करते हैं एक बार। पहला वर्ग में कौन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, ऐसे है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखोगे आप, क्या लिखोगे, 1s1। इसका क्या लिखोगे, लास्ट में क्या लिखोगे, 2s1। इसका क्या लिखोगे लास्ट में, 3s1, और इसका 4s1। ये क्या बताता है, कोष। क्या बता रहा है, कोष। अब कोष की बात करते हैं तो देखिए अभी आपने देखा था कि ये कोष है, ये कोष है, ये नाभिक है। ठीक है, अब ये कौन सा कोष है, ये पहला कोष है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये कोष ही तो है। तो लोग इनमें किसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, इसके 4 कोष हैं तो 4 कोष की त्रिज्या इतनी होगी, और इसका कितना है, तो इसकी त्रिज्या इतनी होगी। तो कोष बढ़ेंगे तो क्या होगी, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, सीधी सी बात है। हाँ, अब यहां पर भी यही स्थिति है। इसके कोष कितने हैं, 4 है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन चौथे में भी जाता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है, लेकिन उससे पहले कौन से में जाता है, चौथे में जाता है, और s2 होता है ना। तो इसके कितने हैं,
इसके कोस कितने हैं 4, इसके कितने हो गए फिर ऐसे ही 5 और इसके कितने हो गए 6। तो किसकी त्रिज्या ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। लेकिन यहां पर देखा जाता है इनमें इसमें जर्कोनियम और हैफनियम की त्रिज्या बराबर होती है। हालांकि हैफनियम की तो थोड़ी सी कम भी होती है, इससे थोड़ी सी कम, 1.1 एंगस्ट्रम कम होती है। किसकी? हैफनियम, जबकि होनी क्या चाहिए थी? ज्यादा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा लिखा था आपको? क्योंकि इस लेंथेनम कितने नंबर पे है? 57 नंबर पे। कितने पे है लेंथेनम? कितने पर है? 57। और ये कितने पर है? 72। और बीच में ये इतने कहां गया? 57 से 72 वाले बीच का वो भी तो गया 58 से 71। कहां चले गए? 58 से 71 कहां चले गए? 58 से 71 कहां चले गए? 4f में। किसमें चले गए? 4f में। और 4f के तत्वों को हमें आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेंथेनॉइड या लेंथेनॉन। तो किसमें चले गए इलेक्ट्रॉन? 58 से लेके 71 तक किसमें चले गए? लेंथेनाइड। और लेंथेनाइड के जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 4f में जा रहे हैं, जबकि कोष कौन सा है? चौथा। यानी कौन से में जा रहे हैं? 4 में जा रहे हैं, जबकि अंतिम कोष कौन सा है? चौथा। यानी n-2 में जा रहे हैं। n 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच गया? n बराबर कितना है? 6। तो कितना बचेगा? 2। यानी कौन से में जा रहा है? n-4, यानी 4 में जा रहा है ना, 4f में 4 में जा रहा है, 2 घट गया, यानी n-2f में जाता है 4f में, जिसका प्रेरक्षण प्रभाव क्या होता है? नगण्य होता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने से प्रभावी नाभिक की आवेश लगातार बढ़ता है, और प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ने से त्रिज्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। त्रिज्या को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाला परमाणु त्रिज्या है, वो किसके समानुपाती होती है? परमाणु त्रिज्या किसके समानुपाती होती है? समानुपाती 1 प्रभावी नाभिकीय आवेश, या ऐसे कहें व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके? प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। और यही त्रिज्या परमाणु त्रिज्या है, वो प्रेरक्षण प्रभाव के समानुपाती होती है। परमाणु त्रिज्या किसके समानुपाती होती है? परिरक्षण प्रभाव के समानुपाती होती है। तो ये बढ़ेगा। और ये कब बढ़ता है? n-1 में बढ़ता है, n-2 में नहीं बढ़ता प्रेरक्षण प्रभाव। इसको आवरण स्थिरांक भी बोलते हैं। तो ये बढ़ नहीं पा रहा है, ये बढ़ रहा है। ये बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम। ये बढ़ता तो त्रिज्या बढ़ती और दोनों बैलेंस हो जाते, लेकिन ये तो बढ़ नहीं पा रहा है n-2 में इलेक्ट्रॉन जाने से, और ये बढ़ रहा है परमाणु क्रमांक बढ़ने से, क्योंकि 58 से 59 होगा, 60 होगा, तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, और परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा और परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा? कम होगा। इसलिए जर्कोनियम और हैफनियम की त्रिज्या क्या होती है? लगभग समान। क्वेश्चन क्या आता है? निम्न में से किसकी त्रिज्या जर्कोनियम के बराबर होगी या हैफनियम के बराबर होगी? तो हैफनियम आता है तो जर्कोनियम के बराबर, जर्कोनियम आता है तो हैफनियम के बराबर। ठीक है। और बाकी ऊपर से नीचे आएंगे तो ये है ना छठा वाला, जो ये 3D है, ये 4D है और ये 5D है, ये श्रेणियां हैं। तो 3D की त्रिज्या यहां पर सबसे कम, फिर 4D की ज्यादा, फिर 5D की ज्यादा। अब बात यह है कि 4D और 5D है, इनकी त्रिज्या लगभग समान होती है, ज्यादा अंतर नहीं होता है, लगभग समान। धीरे धीरे आगे जाएंगे तो अंतर बढ़ेगा, और उसका कारण क्या है? लेंथेनाइड संकुचन। पढ़ा है ना अपन ने, लेंथेनाइड संकुचन की लेंथेनाइडों में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती जाती है, और इस परमाणु त्रिज्या को क्रमिक रूप से घटने को क्या कहते हैं? हम लेंथेनाइड संकुचन। बढ़ रही धीरे 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 धीरे, उसमें परमाणु त्रिज्या में क्या आ गया? संकुचन आ गया, कमी आ गई, इसे कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन। और
ये है आवर्त, पड़ी हुई लाइनें, ये क्या है आवर्त। और आवर्त में क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुीय त्रिज्या कम होती जाती है। क्या होगी, कम। क्यों, क्यों, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, कोष वही है भाई। इसमें आप इसकी बात करोगे तो अंतिम कोष कौन सा रहेगा, 4 तो रहेगा, सब में लास्ट में क्या है 4s है, लेकिन परमाणु क्रमांक तो लगातार बढ़ रहा है ना, परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ रहा है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणु त्रिज्या में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या कमी होगी, क्योंकि व्यतक्रमानुपाती होते हैं। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी आती है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। लेकिन 4d और 5d की परमाणु त्रिज्याओं में अधिक अंतर नहीं होता है, कारण है लेंथेनाइड संकुचन। बस आज इतने पढ़ेंगे। और ले